नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर मोनिका डूंगरवाल आज फैमिली पार्ट 3 के अंतर्गत परिवार के प्रकार के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। परिवार भाग 1 के अंतर्गत हमने देखा था कि परिवार किसे कहा जाता है, साथ ही परिवार की क्या-क्या विशेषताएं होती है। परिवार भाग 2 के अंतर्गत हमने देखा था कि परिवार जो है उसके अंतर्गत कौन-कौन से कार्य आते हैं या परिवार के क्या-क्या कार्य होते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं परिवार के प्रकार के बारे में कि भारत में परिवार को जो है किस आधार पर विभाजित किया गया है। भारत में परिवार के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ फैमिली इन इंडिया। भारत में समाज के विकास के साथ-साथ परिवार के भी अनेक रूप देखे गए हैं। प्रत्येक स्थान को भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की परिवार व्यवस्था को जन्म दिया है। सदस्यों की संख्या, विवाह का स्वरूप, स्त्री-पुरुष की सत्ता, निवास, वंश नाम आदि के आधार पर परिवार का वर्गीकरण किया जाता है और इस आधार पर जब परिवार को विभक्त करते हैं तो यह 6 भागों में विभाजित किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम है निवास के आधार पर। निवास के आधार पर जो वर्गीकरण होता है यह विवाह के पश्चात दंपति का निवास जिस स्थान या परिवार के साथ होता है उसी आधार पर परिवार को वर्गीकृत कर दिया जाता है। दूसरा वर्गीकरण है अधिकार के आधार पर। परिवार में माता पिता में से किसके पास सत्ता एवं अधिकार है, इस दृष्टि के आधार पर परिवार को विभक्त किया जाता है। तीसरा वर्गीकरण है वंश नाम के आधार पर। परिवारों का वर्गीकरण वंश नाम के आधार पर भी किया जाता है। वंश नाम के नियम एक व्यक्ति को जन्म से ही किसी विशिष्ट समूह से जोड़ देता है। इसी तरीके से चौथा वर्गीकरण है उत्तराधिकार के आधार पर। अधिकार की तरह ही एक ही परिवार में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी पितृपक्ष के पुत्रों को या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जाता है और इस आधार पर परिवार का जो वर्गीकरण किया जाता है उसे उत्तराधिकार के आधार पर वर्गीकरण कहते हैं। फिफ्थ क्लासिफिकेशन है विवाह के आधार पर। किसी समाज में प्रचलित विवाह की रीति के आधार पर निर्मित परिवारों को जो विभाजित किया जाता है उसे विवाह का आधार कहा जाता है, जैसे कि एक विवाह परिवार, बहुविवाही परिवार आदि। सिक्स्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन है संख्या एवं संरचना के आधार पे अर्थात नंबर एंड स्ट्रक्चर। परिवार में जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है या उनकी संरचना कैसी है, अर्थात दादा दादी या ग्रैंड पेरेंट्स साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं और चाचा चाची या उनके बच्चे साथ में रहते हैं या नहीं रहते हैं। इस आधार पर परिवार को जब वर्गीकृत किया जाता है तो उसे संख्या एवं संरचना का आधार कहा जाता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे निवास के आधार पर वर्गीकरण की, जिसमें सर्वप्रथम हम लेंगे पितृस्थानीय परिवार। यदि विवाह के पश्चात पत्नी अपने पति एवं पति के माता पिता के घर जाकर रहती है तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। हिंदुओं में इसी तरह के परिवार की प्रथा है। सेकंड है मातृस्थानीय परिवार। इसके विपरीत दंपति जो है पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहता है तब उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। अर्थात मातृस्थानीय जो परिवार है वो पितृस्थानीय का जस्ट ऑपोजिट होता है कि शादी के बाद जो है पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर जाके दंपति रहता है और इस प्रकार के जो परिवार हैं वो भारत में मालाबार द्वीप में देखने को मिलते हैं। तीसरा जो परिवार है वह है नव स्थानीय परिवार। ऐसे परिवार में पति पत्नी विवाह के बाद
न तो पति पक्ष के लोगों के साथ और न ही पत्नी पक्ष के लोगों के साथ रहते हैं, बल्कि अपना अलग नया घर बनाकर रहते हैं और इसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं। फोर्थ है मातृ पितृ स्थानीय परिवार। कई समाजों में नवविवाहित दंपति पति या पत्नी में से किसी एक के भी साथ रहने को बाध्य नहीं होते हैं, वरन दोनों में से किसी के भी साथ जाकर वह रह सकते हैं। यानी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी वाली बात आ रही है कि वह बाध्य नहीं है, किसी के यहाँ भी जाके रहना उनकी इच्छा पे होता है। तो ऐसे परिवार को मातृ पितृ स्थानीय परिवार कहा जाता है। फिफ्थ है मामा स्थानीय परिवार, जिनमें जो नवविवाहित दंपति होता है वह पति के मामा के परिवार में जाकर और रहने लगता है। सिक्स्थ और लास्ट है द्विस्थानीय परिवार। कुछ स्थानों पर ऐसे भी परिवार होते हैं जहां विवाह के बाद जो नव दंपति है पति पत्नी है अपने अपने जन्म के परिवारों में ही रहते हैं। लक्षद्वीप केरल जनजाति में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जहां पति जो है रात्रि को अपने पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म के परिवार के साथ ही रहता है। यानी निवास के आधार पर जब हम परिवार को क्लासिफाई करते हैं तो यह 6 भागों में विभाजित हो जाता है कि शादी के बाद जो नव दंपति है वो कहाँ रह रहा है। इस आधार पर हम परिवार को वर्गीकृत करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अधिकार के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। अधिकार के आधार पर जब परिवार को बांटा जाता है तो यह 2 तरीके के होते हैं। पहला है पितृसत्तात्मक परिवार और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक परिवार। परिवार में माता पिता में से किसके पास सत्ता है, किसके पास अधिकार है, जब हम इस दृष्टि से परिवार को देखते हैं तो अधिकार के आधार पर परिवार कहलाता है। पहला जो है पितृसत्तात्मक परिवार, ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार जो होता है वह पिता व पुरुषों के हाथ में होता है। वे ही परिवार पर नियंत्रण करते हैं। विवाह के बाद नवविवाहित दंपति पति के माता पिता के पास जाकर ही रहते हैं और उन्हीं के नियंत्रण में वो लोग रहते हैं। इसके बाद आता है मातृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवारों में सत्ता एवं अधिकार माता या स्त्री के हाथ में होती है। वही पारिवारिक नियंत्रण बनाए रखने का कार्य भी करते हैं या करती है। कभी कभी कोई पुरुष भी उसकी तरफ से यह कार्य कर सकता है। कहीं पर स्त्रियों को यह अधिकार वास्तविक है तो कहीं नाम मात्र के लिए होता है। भारत में नायर, गारो आदि लोगों में इस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं जहां पर माता या स्त्री के हाथ में सत्ता होती है और वही परिवार को जो है नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वंश नाम के आधार पर परिवार के वर्गीकरण की। वंश नाम का तात्पर्य होता है कि परिवारों को किसी एक वंश का आधार या नाम दे दिया जाता है। यानी जो व्यक्ति है जन्म के साथ ही किसी विशिष्ट समूह के साथ, भले वो माता का समूह हो या पिता का हो, उसके साथ जुड़ जाता है। और इस आधार पर भी परिवार को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट होता है पितृवंशीय परिवार और दूसरा होता है मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार जो होता है इसमें वंश परंपरा पिता के नाम से चलती है। पुत्रों को पिता का ही वंश नाम मिलता है, यानी कि इसमें जो आधार है वह पिता है। हिंदुओं में जो परिवार होते हैं वह पितृवंशीय परिवार ही होते हैं। मातृवंशीय परिवार, इस प्रकार के परिवारों में वंश परंपरा मां के नाम से चलती है और मां से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। मालाबार द्वीप के नायरों में यही प्रथा प्रचलित है। वहां पर मां के वंश नाम के आधार पर
परिवार को आगे बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं उत्तराधिकार के आधार पर परिवार की, ऑन द बेसिस ऑफ सक्सेशन की। इस आधार पर भी परिवार को दो भागों में बांटा है। एक होता है पितृमार्गी परिवार और दूसरा होता है मातृमार्गी परिवार। अधिकार की तरह ही उत्तराधिकार को भी देखा जाता है कि परिवार में संतानों को पद आदि दिए जाने का क्रम भी पितृपक्ष के पुत्रों को या मातृपक्ष की लड़कियों को दिया जा सकता है। पितृमार्गी जो परिवार होता है, ऐसे परिवार में उत्तराधिकार के नियम पितृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं और इसी तरीके से मातृमार्गी परिवार में जो नियम है वो मातृपक्ष के आधार पर तय किए जाते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं परिवार की वो है विवाह के आधार पर। समाज में प्रचलित विवाह की रीति के आधार पर निर्मित परिवारों को विवाह के आधार पर परिवार कहा जाता है और इस आधार पर परिवार को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें सर्वप्रथम है बहुविवाही परिवार। ऐसे परिवारों में एक समय में एक से अधिक जीवन साथी को स्वीकृत किया जाता है या जीवन साथी उनके साथ होते हैं। इनके भी दो रूप होते हैं, एक होता है बहुपत्निक परिवार और दूसरा होता है बहुपति परिवार। बहुपत्निक की जब हम बात करते हैं तो ऐसे परिवारों में एक पुरुष को एक समय में एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की स्वीकृति होती है, यानी एक जो पुरुष है उसकी कई सारी पत्नियां हो सकती है, तो ऐसे परिवारों को बहुपत्निक परिवार कहते हैं। मुसलमानों में एक पुरुष को 4 तक पत्नियां रखने की स्वीकृति होती है। भारत में नागा, बेगा, गोंड जनजातियों में बहुपत्नी परिवार पाए जाते हैं। बहुविवाही परिवार के अंतर्गत जो दूसरा परिवार होता है वह होता है बहुपति विवाही परिवार, जहां एक स्त्री जो होती है एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह कर सकती है या करती है, और ऐसे परिवार को हम बहुपति विवाही परिवार कहते हैं। इस प्रकार के परिवार जौनसर बाबर के खस, नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर लोगों में तथा तिब्बत में पाए जाते हैं। विवाह के आधार पर जब हम परिवार को बांटा है हमने, तो हमने पहला कहा बहुविवाही परिवार। इसी आधार पर दूसरा होता है एक विवाही परिवार, जो सामान्यतः भारत में देखने को मिलता है कि एक विवाही परिवार जिसके अंतर्गत एक पुरुष और एक स्त्री में विवाह होता है। अगर किसी कारण से एक की मृत्यु हो जाती है तो वह पुनः विवाह कर सकता है, यानी अगर पुरुष की मृत्यु हो गई है तो वह स्त्री किसी और से शादी कर सकती है, या तलाक हो जाने की स्थिति में भी स्त्री या पुरुष स्वतंत्र होते हैं पुनः विवाह करने के लिए। तो ऐसे परिवारों में जहां पर एक स्त्री की एक पुरुष से विवाह होता है उसे एक विवाही परिवार कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट क्लासिफिकेशन की, वो है संख्या एवं संरचना के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड स्ट्रक्चर, कि परिवार में सदस्यों की संख्या क्या है या परिवार की संरचना कैसी है। इस आधार पे परिवार को दो भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय परिवार या नाभिक परिवार, या इसे एकल परिवार कहा जाता है और इंग्लिश में हम इसे न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। दूसरा जो है वह है संयुक्त परिवार या हम इसे जॉइंट फैमिली कहते हैं। केंद्रीय या नाभिक परिवार जो होता है यह परिवार का सबसे छोटा रूप है, जो एक स्त्री, पुरुष तथा उनके बच्चों को मिलकर बना होता है। ऐसे परिवार में बच्चे विवाह के पश्चात स्वयं अपना एक एकल परिवार या नाभिक परिवार बना लेते हैं और ऐसी फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। संयुक्त या जॉइंट फैमिली की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में या एक ही छत के नीचे निवास करते हैं। उनकी जो संपत्ति होती है वो सामूहिक होती है।
एक ही रसोई में उनका खाना बनता है, सामूहिक पूजा में वो भाग लेते हैं, परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से सम्मिलित रहते हैं। संयुक्त परिवार के जो सदस्य होते हैं परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाने का कार्य भी करते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, उनके बच्चे, चाचा चाची, मम्मी पापा, उनके बच्चे यानी कि चाचा के बच्चे भी इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि 3 पीढ़ी जो है या कई बार उससे अधिक पीढ़ी भी इसके अंदर समावेश किए हुए होती है। जॉइंट फैमिली में या संयुक्त परिवार में 20 से 25 लोग हो सकते हैं जो कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो बच्चों, आज का जो ये टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली या टाइप्स ऑफ फैमिली जो है वह पूर्ण होता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वह हमारा आएगा न्यूक्लियर फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या लाभ है, क्या हानियां है, साथ में जॉइंट फैमिली के लाभ और हानियों को हम देखेंगे। थैंक यू बच्चों।